अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बाज़ जो कहानी होती है मैं 2-3 दिन पहले भी रिकॉर्ड कर लेता हूं और बाज़ एक रात पहले भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। तो आज की ये जो कहानी आप सुन तो लेट रहे हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड बहुत पहले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, एडिटिंग करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज यूँ समझिए आज मंडे है, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जब सुन रहे हैं तो वो जुमेरात है, थर्सडे की रात है। तो आज ही प्रोग्राम चला सैलाब का पार्ट 2 जो सैटरडे को चलना था, टेक्निकल वजह से नहीं चल सका। तो इतवार को राज चला और सोमवार को यानी आज जो रात गुजर गई है सैलाब पार्ट 2 चला। तो अभी से ही बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हम भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये अब इस दफ़ा मैंने कहा नहीं किसी को मदद के लिए, उसका रीज़न ये है वहाँ पहुँच के जो सूरत हाल थी, मैंने तो वो रिकॉर्ड भी इसलिए की कि मरने से पहले हमें भी कुछ करके जाना चाहिए। मैं अपने हिस्से का काम कोशिश की है, कर सकूँ, पता नहीं मुकम्मल कर सका या नहीं कर सका। दूर दराज भी गया हूँ, हकदारों को भी ढूंढा है, सबको एक छोटा राशन क्या 1 महीने के लिए मैं दे के आया हूँ। खैर मैंने अपनी तरफ से 1000 फैमिलीज़ को राशन देने की कोशिश की है, 1000 लोगों में राशन तकसीम किया है। लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त शुरू हुआ जब पता लगा लोगों ने कहा राशन नहीं चाहिए, छत चाहिए। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, उनको बिस्तर चाहिए। बिस्तरों की आपने हाल देखी, कपड़ों की उनकी हालत ये थी कि वो कह रहे हैं मांग के पहने, यही जोड़ा है जो पहन रखा है। पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, बिस्तर बिल्कुल नहीं है, खुले आसमान तले लेटे हैं, खैमे तक नहीं हैं, कम से कम एक छत हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है जो आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। तो अकाउंट नंबर जो मुझसे पूछ रहा है तो आप बिल्कुल आप हिस्सा डाल सकते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जिनको छत बनवा के देनी है मैं उनको छत बनवा के दूंगा, जिनको कमरा तामीर करा के देना है इंशाअल्लाह मैं उनको कमरा तामीर करवा के दूंगा। और मैं नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मतलब अल्लाह की रहमत से एक वसीला बनेंगे आप लोग और मैं, हम लोग मिल के। तो जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे कपड़ों की सूरत में है, कंबल की सूरत में है, रज़ाई की सूरत में है, चारपाई की सूरत में है, छत की सूरत में है, खैमे की सूरत में, इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। तो मेरा अकाउंट नंबर जो भी इसमें हिस्सा डालना चाहे, मेरे व्हाट्सअप का जो नंबर है +92, ये बार वाले कोड मिलाते हैं 3136655500। अब सबको याद है ये वाला नंबर, इसी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट आके लिखे अकाउंट नंबर के बारे में, लंबा मैसेज जितना भी लिखे, आखिरी लफ्ज़ अगर आप लिख देंगे कि अकाउंट नंबर सेंड करें तो मैं फौरी तौर पे आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, आप उस पर भेज सकते हैं। और पाकिस्तान से कोई करना चाहे तो ये जैज़ कैश ईजी पैसा की जो सहूलत होती है वो सिर्फ पाकिस्तान में है। यही नंबर सेम जो भी मैंने बताया, आप 031366555500, इस पर आप इस पर जैज़ कैश बना हुआ है, इस पर आप ईजी पैसा के ज़रिए भी और जैज़ कैश के ज़रिए भी आप भेज सकते हैं पैसे। और बाहर वाले डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया है कि आप मुझे सिर्फ मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे बैंक अकाउंट सेंड कर दूंगा। तो ये तो टॉपिक चलता रहेगा, इसको ख़त्म थोड़ी करना है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर पैदा होती है ऐसे कामों से पैदा होती है, बातों से नहीं, फूंकों से नहीं। मैंने फूंक मारी तो बड़ा उसमें असर हो गया, नहीं, ये किरदार है, ये ज़रूरत है। हकूक़ुल इबाद, बंदों के हकूक़, अल्लाह की मखलूक के काम आना, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी पास आती है। आज की जो कहानी है जिन्होंने भेजा है उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, सच्ची कहानी। उन्होंने कहा जी नाम अगर आप सच्ची बताइए। नाम है उनका सनाउल्लाह और मैं सैदपुर बाज़ार मुल्तान रोड लाहौर में रहता हूँ। और जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त वो कहते हैं हमारा घर जो था, मैं पढ़ के बताता हूँ कि मुझे भूल जाएगा एड्रेस। ये रहते थे, वाले साहब की जॉब थी वापडा के अंदर, वो मुलाजिम थे, तो उनको सरकारी क्वार्टर वगैरह जो घर वगैरह होता है मिला होता है। तो उस वक्त जो उनका घर था वो कहते हैं कि हम वापडा कॉलोनी 220 KV ग्रिड स्टेशन सब्ज़ाज़ार लाहौर में रहते थे, वहाँ हम 17 साल रहे। ये सनाउल्लाह की कहानी, सच्ची कहानी, जो मैं स्टोरी होती है उसको फिर मैं पता नहीं नज़र आता, ये नज़र आ गया होगा, ये मैं इस तरह नाम और लोकेशन के लिए सर्कल कर लेता हूँ ताकि बहुत लंबी लिखी होती है, लिखी हुई है ये सनाउल्लाह। एक इससे पहले भी मैंने कहानी पढ़ी, बहुत मज़े की कहानी थी, लेकिन वो बहुत लंबी थी। तो मैंने कहा अभी आज तो जुमेरात है, अगर उसको हो सकता है, इतनी लंबी है क्योंकि उनके साथ तो इतने वाक़यात हुए थे। मैंने कहा इनको नेक्स्ट स्टोरी में शायद पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, क्योंकि 40-50 मिनट या 1 घंटे की स्टोरी हो जाए तो
और अभी तक ख़त्म ना हो कहानी तो वो बोरिंग हो जाएगी, तो उसको आप पार्ट 2 कर ले, क्योंकि एक आज सुने एक कल सुन ले। तो ये छोटी कहानी थी, तो मैंने कहा इसको मैं शामिल करता हूँ, वो अगले जो इंशाल्लाह सोमवार मंगल बुध को आप सुन सकें। तो सनाउल्लाह कहते हैं कि वापडा में वाले साहब मुलाजिम थे। मैं आज आपको अपनी एक सच्ची कहानी भी सुनाता हूँ। वाले साहब वापडा में मुलाजिम थे, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। ये बात है तकरीबन आज से 20-25 साल से पहले की कहानी है। और ये जो एरिया है अब बहुत रशी एरिया हो चुका है, आबाद हो चुका है। जिस वक्त ये कहानी है वो यानी 25 साल पहले अंदाज़ा लगा लीजिए कि 23-24 साल पहले वो बहुत गैर आबाद इलाका था। वापडा टाउन का एक एरिया ऐसा बना हुआ था जो गेटेड था, गेट बंद हो जाते थे, और गेट बंद भी इसलिए किए जाते थे कि इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं थी, वीराना सा था। अब तो हर जगह पे आबादी ही आबादी आ चुकी है। वो कहते हैं मैं उस वक्त मूवी मेकिंग का काम करता था, शादी ब्याह की वो मूवीज़ बनाते थे। वो वक्त था जिस वक्त वो कहानी सुना रहे हैं, VHS का दौर था। बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी, आजकल के नौजवानों को तो शायद ना पता हो, बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी ऑडियो के लिए। जिस तरह हम टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट डालते थे, उसी तरह VCR के अंदर भी हम कैसेट डालते होते थे। कैमरा भी उसी तरह का एक बड़ा सा कैमरा होता था, VHS कैमरा, जिसमें वो बड़ी सी कैसेट डलती थी और उसमें मूवी रिकॉर्ड होती थी। शादी ब्याह का वो काम करते, और काम के दौरान ही एक दिन दोस्त की कॉल है, यार कहाँ पे है? तो कह रहा है यार मैं घर पे हूँ। कह रहा है आ सकता है वापडा टाउन, घर आ जा। बाइक निकाली और दोस्त की तरफ वापडा टाउन पहुँच गया। उसने कहा भाई तेरी ज़रूरत पड़ गई। उसने कहा हुक्म कर यार, मेरी जिस तरह की भी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा यार सिस्टर की शादी है, बहुत बहुत मुबारक हो यार तुझे, हमारी बहन की शादी हो रही है, इससे खुशी की क्या बात हो सकती है, बता मेरे लायक क्या हुक्म है। सनाउल्लाह बोला, ये उनका रियल नेम है, लोकेशन भी मैंने कहा रियल बताएं, तो मैंने रियल बता दी। उन्होंने कहा यार तेरे ज़िम्मे वही काम है जो तू करता होता है, शादी की सारी मूवी तूने बनानी है। उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ भाई, मेरी भी बहन है, तू मेरा जितना प्यारा जिगरी दोस्त है, तो ये कैसे हो सकता है वो सिर्फ तेरी बहन है, मेरी भी बहन है। भाई बेफिक्र हो जाए, उसकी सारी मूवी मैं ही बनाऊँगा। बातें हुई, गप आपस में तय हुआ कि मूवी बनाएगा सनाउल्लाह, और वो उसके बाद चला गया। उसके बाद फंक्शन शुरू हो गए, मेहंदी, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब तो वक्त के साथ साथ रस्म व रिवाज और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस वक्त शायद 2-3 फंक्शन ही होते थे। सिराकी कल्चर में जागा होता है, मेहंदी होती है, उपटन होती है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। खैर कुछ और जहन में आ गया था। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी शादी की जो मूवी है मैं बना दूंगा, बेफिक्र हो जा भाई, तुझे किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ ले शादी की मूवी बन गई, तुझे तैयार हुई हुई मूवी मिल जाएगी। उसने अपनी तैयारी की है। कैमरामैन को जो तैयारी करनी होती है, जो बैटरियाँ चार्ज करनी होती है, कैमरे की सामान, लाइट्स, ये वो जो उस वक्त जी, अब तो जदीद चीज़ें हैं, वो 2 दिन पहले ही हमें सारी चीज़ें रेडी करनी पड़ती थी। कि मुझे भी मीडिया के अंदर मैंने 99 में पहली दफ़ा टीवी ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों को इस बात को शायद ना पता हो, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 टीवी होते थे, एक पाकिस्तान टेलीविज़न जिसको PTV कहते थे, और दूसरा एक ही टीवी चैनल था जो UK वाले लोग जानते होंगे और USA वाले लोग जानते थे, उसका नाम था प्राइम टीवी। प्राइम टीवी जो था उसकी ट्रांसमिशन हम लाहौर से तैयार करते थे, लेकिन चलता पहले नॉर्वे में चलता रहा, फिर उसके बाद UK में चला, नॉर्वे में चलता रहा, नॉर्वे के बाद USA में परवेज़ मुशर्रफ ने उसका इफ्ताह किया, नॉर्वे में चलता रहा, और नॉर्वे के बाद USA में उसका इफ्ताह हुआ, और उसके बाद वो UK में भी चलता रहा, UK USA में चलता था प्राइम टीवी। मैंने 6 दिसंबर मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी। 6 दिसंबर 1999 को मेरे बर्थडे थी, 6 दिसंबर की होती है, और उस दिन मेरा पहला दिन था। तो 99 से मैं टीवी में जॉब कर रहा हूँ, आज तक टीवी से वाबस्ता हूँ। तो क्योंकि मुझे VHS से बात निकल पड़ी तो मैंने यहाँ पे बता दी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इधर उधर की बात क्यों, माफ़ कीजिएगा भाई, इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो वो VHS का दौर था, उससे पहले बीटा टेप्स होती थी, VHS होती थी। उसने अपनी तैयारी वगैरह की, बाइक के ऊपर बैग रखा, सर्दी बाहर निकला तो अंदाज़ा हुआ आज ठंड है। उसने बहुत पहले पहुंचना था क्योंकि पूरे फंक्शन की उसने कवरेज करनी थी। सामान वगैरह उठाया, बैग में रखा,
कानों को लपेटा, क्योंकि सर्दियों में मोटर बाइक के ऊपर जाना तो एक्स्ट्रा कपड़े मोटे पहन के जाने होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कहानी सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं सुनते कि वो कहेंगे ये क्या बात मजहर मलिक बता रहा है कि मोटर बाइक पे ठंड लगती है। यूरोप के अंदर जाएं तो वहाँ पे हैवी बाइक का कॉन्सेप्ट है, ये मोटरसाइकिल, ये CD70 और इस तरह के बाइक वहाँ पे नहीं चलते बहुत सारे मुल्कों में। तो उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो अपनी गाड़ियों में हीटर लगा के चलते होते हैं। जो पाकिस्तान से गए हुए हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। इसलिए मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए होते हैं कि ये आपने कहा इसका क्या मतलब होता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मोटर बाइक पे बैठा, ठंड थी और वो चलते चलते वीराने से गुजरता हुआ, रात का टाइम था, अभी आबादी जाग रही थी, 22-25 साल पुरानी कहानी है। हारन की आवाज़ दूर से आ रही थी, गाड़ी भी गुजर रही थी, ट्रैफिक भी चल रही थी। सारा समा बताता था कि इंसान रवां दवा है, कोई घर को जा रहा है, कोई घर से अभी निकला है खाना खाने की खातिर, कोई आउटिंग के लिए जा रहा है और कोई किसी न किसी मिशन पे रवां दवा है। वहीं पे सनाउल्लाह अपने बाइक को चलाता हुआ वाबडा टाउन के गेट पे पहुंचा। यकीनन चौकीदार जो था गेट बंद करके अंदर बैठा था। सर्दी थी, इस वजह से उसको हारन बजाना पड़ा और 2-3 दफ़ा हारन बजाने पे चौकीदार ने आके दरवाज़ा खोला। सनाउल्लाह गेट से अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, गार्ड ने गेट को बंद कर दिया और वो बाइक चलाता हुआ सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गया। आना जाना लोगों का लगा हुआ था, क्योंकि आज यहाँ शादी थी। चौकीदार भी इसलिए अलर्ट था, वरना अमूमन उसको पता होता था चौकीदार में काफ़ी देर के बाद उसको गेट खोलना होता था। लेकिन आज क्योंकि रश था, शादी का फंक्शन था, इसलिए बहुत ज़्यादा गेट से आना जाना लगा हुआ था। उसने बाइक जाके अपनी स्टैंड पे पार्क की, उसके बाद सामान निकाला, दोस्त को मिला और उसके बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। लड़कियों की चहचहाती आवाज़ें, खिलखिलाती हंसी, खुशी का अंदाज, हर तरफ खुशबुएं फैली हुई, हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई लड़कियां इंतहाई खूबसूरत तितलियां सी बनी हुई उड़ती फिर रही थी, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान जैसे मुल्क में वाहिद मौके होते हैं जहां पे वो ढेर सारी खुशियां मनाती हैं। ढोलक जो ना सिर्फ बज रही होती है, वो अपने साथ एक ऐसा खुशी का साज बजा रही होती है जहां हर लड़की झूमने को तैयार होती है, उस खुशी के मौके पे उस खुशी में शामिल होने को तैयार होती है। सो उस घर के अंदर भी चहचहाती आवाज थी, ठक 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 ठक, ढोलक की भी आवाज चल रही थी, गाने भी पीछे बज रहे थे। ये उस वक्त के जो गाने थे, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, ये गाने भी चल रहे थे। ढोलक ठक 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 ठक, मेहंदी नी मेहंदी, ये गाने भी चल रहे थे। वहां खुशी का कैसा मंजर होगा। लड़कियां चहचहा रही थी, कोई बातें कर रहा था, कोई किसी के लिए जूस लेके आ रहा था, कोई किसी के लिए खाने की कोई सामान लेके आ रहा था, और उस घर में गहमा गहमी लगी हुई थी और खुशी का सामान था। कानों को कई कह के सुनाई दे रहे थे। एक अंदाजा जरूर होता था उस सनाउल्लाह मूवी मेकर को कि जितने भी चेहरे हैं इसमें उदास कोई भी नहीं है, हर कोई ना कोई दिल में, दिमाग में जख्म, दुख, परेशानी लिए हुए है। लेकिन इस घर के अंदर दाखिल होते ही समा बन चुका है खुशी का, मेहंदी का। सब अपने दुखों को, परेशानियों को, टेंशनों को कुछ लम्हों के लिए साइड रख के, जैसे ही हर शख्स इस घर के अंदर दाखिल हो रहा है, वो इस खुशी का हिस्सा बनता जा रहा है। उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती जा रही है। कोई भी चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं दे रहा, ऐसा चेहरा नहीं बना के बता रहा कि मैं बहुत दुखी हूं। हर इंसान दुखी होता है, लेकिन ऐसे इवेंट पे आके इंसान अपने सारे दुखों को भुला के कम से कम वो सोचता है ये जितना भी पल 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे हैं, इसको तो कम से कम अच्छी तरीके से जी लूं। तो बड़ी बड़ी माएँ, आंटियां जो थीं, वो साइडों पे जाके बैठ गई थीं। लड़कियां चहचहाते हुए साथ दे रही थी, ढोलक वाले के साथ गाना भी गा रही थीं और हाथों से तालियां भी बजा रही थीं, और एक कंप्लीट शादी का समा था। उसके दोस्त की बहन की शादी थी। वो सामने दुल्हन बैठी, पीला सा लिबास पहने दुल्हन बन के बैठी, शर्मा रही थी। सर उसका नीचे था, लेकिन उसके कान भी इस शोर शराबे को, इस लहलहाती आवाज़ों को, गाने गाती आवाज़ों को, इन खुशियों को, कहकों को सुन पा रही थी। वो भी खुश थी, वो बैठी सपने देख रही थी। एक दिन रह गया है इस घर को छोड़ने का, और उसके बाद मैं अपने पिया घर सुधार जाऊंगी, इस घर को खुदा हाफिज कह जाऊंगी। दुख भी था इस घर का, लेकिन अभी उन कहकों और खुशी की वजह से उसको भी खुशी थी। मेरी शादी हो रही है, बहुत धूमधाम से हो रही है।
वहीं पे सनाउल्लाह अपना कैमरा लिए मुसलसल मूवी बनाने में मसरूफ़ था। हर उस चेहरे को वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता जा रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ कैमरे का लेंस जा रहा था वो हिस्सा, वो लम्हा तारीख का हिस्सा बनता जा रहा था। वो इस VHS कैसेट पे ऐसा छपता जा रहा था कि जब भी घर के मकीन उसको कैसेट निकालते, VCR में डालते, तो उन अपनी यादों को ताज़ा कर सकते, गुजरे बीते पल को दोबारा से देख सकते। जब भी उस दौर में इस तरह की कैसेट को लगाया जाता तो फिर वही समा, वही गुजरा हुआ टाइम सामने वीडियो की शक्ल में चलना शुरू हो जाता। ऐसे आए थे, ऐसे गाया था, ऐसे मेहंदी हुई थी, ऐसे शादी हुई थी। उन यादगार लम्हों को रिकॉर्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका वही था। सनाउल्लाह जब अपने काम से फारिग हुआ तो उसको अंदाजा हुआ, वो ऐसा मस्त, ऐसा मगन रहा है अपने काम से, ऐसा वाबस्ता रहा है, हमेशा ही ऐसे काम से वाबस्ता रहता था, शौक से, इन हमाक से अपने कपड़ों का ध्यान किए बगैर के कपड़े मिट्टी में भर रहे हैं, वो नीचे बैठ के बना रहा है, खड़ा होकर बना रहा है, दीवार टच हो रही है, कपड़े ख़राब हो रही है। उसकी ख्वाहिश ही होती थी वीडियो अच्छी सी अच्छी बन जाए। आज तो उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी थी, तो उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। और जब वो मूवी रिकॉर्ड कर चुका तो उसके बाद दोस्त तो शायद कहीं मसरूफ़ था, उसने कल फिर भी फंक्शन को अटेंड करना था, इसलिए वो उसने अपना सारा सामान जल्दी से बैग के अंदर डाला, बैग को उठा के मोटर बाइक के ऊपर रखा और मोटर बाइक को बड़े स्टैंड से निकाल के गेट से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको एहसास हुआ आज शदीद ठंड है, इतनी बाहर धुंध पड़ चुकी है कि इस वक्त घर जाना इंतहाई मुश्किल होगा। मैं कैसे घर पहुंचूंगा इस ठठरती सर्दी में, इतनी शदीद धुंध में। लेकिन घर तो जाना था, रेस्ट तो करना था, बैटरीज को चार्ज तो करना था, क्योंकि कल फिर एक फंक्शन था। चाबी लगाई, बाइक को स्टार्ट किया, गियर लगाया, चल पड़ा। उसी गेट पे पहुंचा जहां पे सनाउल्लाह के साथ और लोग भी शायद अपने घरों को रवाना हो चुके थे। वाहिद सनाउल्लाह ऐसा शख्स था जो सबसे एंड में रवाना हो रहा था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग चले गए थे। एंड में सिर्फ घर वाले लोग ही रह गए थे जिसकी सनाउल्लाह ने मूवी बनानी थी। और जब घर वालों ने भी फंक्शन ख़त्म कर दिया तो अब बाहर जाने वाला सिर्फ सनाउल्लाह ही था। जो मेहमान आए थे वो जा चुके थे। सनाउल्लाह उस गेट पे पहुंचा, चौकीदार समझ गया कि अभी ये शख्स रहता है। उसने खामोशी से दरवाज़ा खोला। जो स्टार्ट बाइक के ऊपर बैठा था सनाउल्लाह गेट से बाहर निकला, रवाना हो गया। चलते 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 थोड़ा ही उसने फासला किया होगा, कोई तकरीबन 10-15 मिनट की सफ़र उसने किया होगा कि उसी रोड पे जाते हुए एकदम से उसको एहसास हुआ, एक तो धुंध इतनी शदीद थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मोटर बाइक की स्पीड वैसे ही बहुत स्लो उसने रखी हुई थी, क्योंकि गेट जैसे ही गेट से वो बाहर निकला तो अंदाजा हुआ बाहर तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हाथ ऊपर से उसके कांप रहे थे, उसका सारा जिस्म ऐसे लहलहा रहा था। उसका जिस्म इसलिए कांप रहा था, वो ठठर रहा था, बहुत शदीद सर्दी थी। और शायद खुला एरिया था। उस गेट से निकलने के बाद गेट के अंदर भी लेफ्ट राइट घर थे, कॉलोनी सोसाइटी बनी हुई थी। बाहर वो वीराने में आ गया था। इर्द गिर्द लेफ्ट राइट खुला एरिया था। नमी पड़ चुकी थी जिसकी वजह से धुंध भी शदीद इतनी थी कि बाहर निकलते ही उसको एहसास हुआ कि बहुत गलत फैसला है इस वक्त घर जाने का, और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसने सुबह पहुंचना था, काम करना था। आहिस्ता आहिस्ता बाइक को चला तो रहा था, लेकिन उसको अंदाज़ा ये था कि अगर कोई सामने एकदम से आ गया तो मैं उससे टकरा जाऊंगा, क्योंकि देखने की हद निगाह जो उसकी थी बहुत कम रह गई थी। हद निगाह इतनी थी कि वो उसकी आंखें जहां तक देख पा रही थी शायद 3 से 4 कदम तक उसको नज़र आ रहा था, और उससे आगे फोग ही फोग थी। उसकी मोटर बाइक की वो जो लाइट थी, जितना फोग उस धुंध को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती थी, वो रोशनी उसके हेडलाइट जो थी, तो उतनी रोशनी जो रास्ता बना चुकी होती थी तो उतनी रास्ते से गुजरता था, और वो रोशनी चीरती जा रही थी उस धुंध को, उस धुएं टाइप को। और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जहाँ ठठर रहा था सर्दी से, उसको बहुत ज़्यादा नमी धुंध की वजह से ठंड लग रही थी, वो कपकपा रहा था वहीं पे। यकीन माने मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। जहाँ पे वो ठठर रहा था, कपकपा रहा था, वहीं पे उसके दिल में एक और ख्याल भी आ रहा था, यार मैं आ तो गया हूँ, बंदा ना बंदे की ज़ात, यहाँ पे तो इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, मैं घर कैसे पहुँचूँगा।
उस ठठरती सर्दी में उसके हाथ कांप रहे थे, उसके बावजूद वो स्टीयरिंग को पकड़े कपकपाते हाथों के साथ मोटर बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतनी शदीद सर्दी थी कि उसका बस चल रहा था कि यहीं कहीं आग मुझे नजर आया और मैं बैठूं और जल्दी से अपने हाथ सेकना शुरू कर दूं, हाथों को कम से कम गरमाइश दूं जो अकड़ते जा रहे थे सर्दी की वजह से। अभी वो इन्हीं बातों को सोचता सर्दी से ठठरता कुछ ही दूर गया था कि एकदम से मोटर बाइक बंद हो गया। जैसे ही मोटर बाइक बंद हुआ उसने कहा, या खुदाया अब ये क्या मुसीबत आन पड़ी। पहला पहला काम पाकिस्तान में आज भी जब मोटर बाइक बंद होता है तो पहले पहले टैंकी का ढक्कन खोला जाता है कि इसमें फ्यूल है या नहीं, पेट्रोल है कि नहीं। उसने फौरी तौर पे ढक्कन खोला और उसको खटका के ऐसे हिला के देखा तो पता लगा उसके अंदर तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। फौरी तौर पे ढक्कन बंद किया कि इसमें पेट्रोल तो है, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ तो फिर क्यों बंद हुआ है। उसने किकें मारनी शुरू कर दी। अब वो बाइक को स्टार्ट करने के लिए किकें मार रहा है, किक मार रहा है, बार बार किकें मार रहा है, बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो सोच रहा है क्या हो गया, एक ऊपर से इतनी शदीद ठंड में कपकपा रहा हूँ और ऊपर से मैंने इतनी ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। मुझे एहसास नहीं था। रात को वापसी पे 3:30 बजे तकरीबन जब वो वहाँ से फारिग हुआ था, 3:30 उन्होंने लिखा है कि इतनी शदीद धुंध और इतनी कपकपाहट वाली सर्दी होगी तो कम से कम मैं बहुत ज़्यादा मोटे गर्म डबल ट्रिपल कपड़े पहन के आता। लेकिन अब बाइक बंद हो चुका था, सर्दी से वो ठठर रहा था, बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। वो किक पे किक मार रहा था कि उसी लम्हे उसके कानों ने एक कहका सुना। एक ऐसी हंसी, एक ऐसा खिलखिलाता हुआ कहका जैसे कोई शरारती लड़की किसी लड़के को देख के जोर से कहका लगाती है। जब कोई किसी के साथ शरारत करता है और दूसरा तंग हो जाता है तो जिसने शरारत की होती है वो उस तरह कहका मार के बताती है कि ये जिस वजह से तुम परेशान हुए हो, ये शरारत तुम्हारे साथ मैंने की है, इसलिए मैं हंस रही हूं। उस ठठरती सर्दी में जब उसके कानों ने कहका सुना तो एकदम घबराया हुआ तो था, सर्दी से परेशान था, हू का आलम था, कोई बंदा ना बंदे की जात। और वहीं पे जब एक इंसानी कहका सुनाई दिया जो किसी नौजवान लड़की का कहका था तो एकदम से उसने पीछे मुड़ के देखा। उसके पीछे कोई भी नहीं था। कैसा मंजर होगा कि रात के इस समय के कोई भी नहीं है, फोग ही फोग है, अंधेरा गुप है और ठठरती सर्दी है, आपका बाइक बंद हो चुका है और कहीं कहका सुनाई देता है। आप एकदम से मुड़ के पीछे देखते हैं। अभी तक आप कांप रहे हैं, आपको सर्दी लगी है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं है। तो एकदम से दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मेरा वहम था, ये वाकई मैंने कहका सुना है। उसने फिर बाइक को स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके बाइक स्टार्ट करूं। हू का आलम है, बंदा, गाड़ी, मोटर बाइक कोई भी नहीं है, अकेला वो शख्स है जो इस वक्त जा रहा है। दिल ही दिल में कहा गलत फैसला कर लिया, बेहतर था वहीं रुक जाता। लेकिन दिमाग ने कहा सुबह काम किसने करना है, बैटरियां किसने चार्ज करनी है। फिर उसने किकें मारनी शुरू कर दी। अभी उसने तीसरी किक मारी ही थी कि फिर से वही क्लियर कहका उसके कानों ने सुना, जो पहले से ज्यादा क्लियर था। ऊंचा कहका मारा गया। पहले भी ऊंचा था लेकिन अब उससे भी लाउड था, ऊंचे लहजे में कहका मारा गया। खलखला के हंस रही थी वो जो भी थी, और इस अंदाज में शरारती हंसी थी कि वो जानती थी जो बाइक बंद हुआ है उसी ने बंद किया है और वो उस पर हंस रही है। इस बार कहका इतना क्लियर था कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फौरी तौर पे उसी तरह बाइक को पकड़ के वो जो किके मारा था उसने नीचे उतरा और पैदल चलना ही शुरू कर दिया। बाइक भी साथ साथ पैदल जा रही है और वो पैदल जा रहा है और उसके दिल की धड़कन इतनी शदीद तेज हो चुकी है कि अब पहले वो सर्दी से जो टटर रहा था, कांप रहा था, अब उस दूसरे कहके के बाद उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी, उसको लग रहा था कि वो वहीं पे बेहोश हो जाएगा, वहीं पे गिर पड़ेगा। ये ऊपर शीशा लगा हुआ है, कुछ ने झांका है। अब वो खौफजदा भी है और
बाइक को लेके जा रहा है, तेज तेज चलता हुआ जा रहा है, खौफ के आलम में, फोग में, धुंध में, शदीद डरा हुआ कि कहीं गिर ना पड़ूं, बेहोश ना हो जाऊं, किसी ने मुझे बचाना नहीं, किसी ने उठाना नहीं। और जैसे ही वो चला है, चंद कदम ही चले होंगे, 3 से 4 कदम ही वो चला था, तो पांव में पहनी जो पायल थी उसकी छन 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 इस अंदाज में सुनाई दी कि वो अकेला नहीं चल रहा, उसके पीछे पांव में कोई पायल पहने आ रहा है। ये 3-4 ही कदम चला था कि पीछे से पायल की भी उसी के कदम से कदम मिलाती हुई पायल, जैसे वो कदम रखता वैसे पायल की छन की आवाज आती, वो कदम रखता छन, वो कदम रखता छन, वो कदम रखता छन। तो उसको अंदाजा हो गया वो जो भी है पीछे, जिसकी वो आवाज कहके की सूरत में सुन चुका है, वो उससे कदम इस तरह मिला रही है जितनी उसकी स्पीड है, तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया, तो कानों ने आवाज को सुना, उस छन छन की आवाज भी वैसे ही तेज हो गई थी। अब वो चल नहीं रहा था, इस अंदाज में था जैसे दौड़ रहा हो, तो पीछे पायल की आवाज भी छन 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 इस तरह आ रही थी जैसे वो भी चल नहीं रही, उतनी ही स्पीड में दौड़ रही है जितनी स्पीड में वो जा रहा है। क्योंकि जिसने बाइक साथ में लिया हो बहुत तेज तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन जितनी तेज जा सकता है वो उतना तेज जा रहा था, और पायल भी उसका साथ दे रही थी, उतना ही तेज छन 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 करती हुई आ रही थी। अब उसको यकीन था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, पायल पहन के आ रहा है, 2 दफा कहका भी उसी का सुना है, बाइक भी बिला वजह बंद हो गया है, कोई खराबी नहीं है। अभी तक मसला मुझे कभी नहीं आया था, सिवाय कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता था, पेट्रोल भी पूरा है तो बाइक बिल्कुल ठीक है, कभी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। अगर इसने बंद ही होना होता, स्टार्ट ना होना होता सर्दी की वजह से, तो जब वहां पे मैंने स्टार्ट किया था वहां पे फौरी स्टार्ट हो गया था। अब ऐसा क्या हुआ? किसने उसको कहा था जब भी कभी ऐसा समा हो और कोई ऐसी चीजें पीछे लग जाएं तो उस वक्त पीछे मुड़ के मत देखना, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ देना। वो कहता है अब मैं बहुत तेज जो दौड़ने वाले अंदाज में चल रहा था, मैं स्लो हो गया क्योंकि मुझे पसीने आने शुरू हो गए थे। सर्दी का मौसम था, जो मैं पहले ठठर रहा था, कांप रहा था, अब मेरे चेहरे से पसीना आ रहा था, जिस्म मेरा कांप रहा था, वो खौफ का पसीना था। और जो पीछे आ रही थी, जैसे ही उसने अपनी स्पीड स्लो की, जो पीछे आ रही थी उसने भी अपनी स्पीड स्लो कर दी। जैसे वो जतलाना चाह रही हो, बताना चाह रही हो चलो तेज चलो तो मैं भी तेज चलूंगी, स्लो चलोगे, आहिस्ता चलोगे तो मैं भी आहिस्ता चलूंगी। अब वो आहिस्ता चल रहा था और वो पीछे वाली भी उसके आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रही थी। एक ऐसा मंजर था, एक सच्चा मंजर, एक लड़का सनाउल्लाह रात के इस पहर जा रहा है और इर्द गिर्द वीराना है, धुंध है, शदीद ठंड है, और पीछे एहसास है कि रात के इस पहर कोई इंसान, कोई इंसानी लड़की इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि वो कहका भी लगाए, डरे भी ना, और उसके बाद छन छन करती पीछे आ रही हो। पहला एहसास ही दिमाग में यही जागता है, ये कोई इंसान नहीं है। रात के 3:30 बजे कोई भी लड़की इतनी बहादुर नहीं हो सकती किसी को डराने के लिए अपनी कहके की आवाज़ सुनाए और उसके बाद पायल पहन के रात को 3:30 पौने 4 बजे निकल आए और छन 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 करती हुई पीछे आए। हाँ, हो भी सकता है कोई बहुत बहादुर हो और इस तरह डराने की कोशिश कर रही हो। चलते चलते उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया, जो ये सोच रहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है पता नहीं चलते चलते मुझे क्या हुआ, एक जगह पे मैं जैसे ही पहुंचा मैं रुक गया, और मैं जैसे ही रुक गया तो मेरे पीछे वो जो छन छन की आवाज आ रही थी वो भी रुक गई। कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड में ऐसे रुका रहा। मैं कांप रहा था, मैं समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, मुझे लगता था आज मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बातें सुन रखी थी कि इस तरह चुड़ैल या इस तरह की होती है, बंदों को मार देती है, बंदों के साथ ये कर देती है, वो कर देती है, वो सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं रुका हुआ था, वो भी रुकी हुई थी, किसी पायल की छन छन की आवाज नहीं आ रही थी। उसी लम्हे उसने कहा मुझे दोबारा से चलना चाहिए।
जो चंद सेकंड के लिए रुक गया था वो दोबारा से उसने चलना शुरू किया, और जैसे ही चलना शुरू किया तो पायल की छन छन भी पीछे आना शुरू हो गई। बात तो अब क्लियर थी, वो रुकता है वो रुक जाती है, वो तेज चलता है वो तेज चलती है, वो आहिस्ता होता है वो आहिस्ता हो जाती है। उसी लम्हे एकदम से उसने दोबारा से ब्रेक लगाई, रुक गया, और पीछे पायल की छन छन भी रुक गई। पता नहीं उसके दिल में, वो कहता है मेरे दिल में उस वक्त क्या ख्याल आया मुझे खुद नहीं पता। मैं पागल नहीं, बहुत शदीद पागल हो चुका था। मैंने बाइक को बड़े स्टैंड के बजाय, जो एक साइड पे स्टैंड लगा होता है छोटा सा, उस साइड के स्टैंड पे लगाया बाइक को, और घूम के उसी साइड पे आया जिस साइड पे स्टैंड लगा हुआ था। और अक्सर लोगों ने देखा होगा, जब बाइक को स्टैंड पे लगा दिया जाए तो कुछ लोग बाइक पे दोनों टांगों से नहीं, यानी एक पाँव नीचे ज़मीन पर रखा होता है और बाइक पे चढ़ के बैठ जाते हैं। कहता है मैंने भी ऐसे ही किया, बाइक को छोटे स्टैंड पे लगाया, घूम के बाइक की साइड पे आया, और पीछे की तरफ, यानी आगे की तरफ नहीं, जिस सिमत में वो बाइक को लेके जा रहा था उस तरफ नहीं, पीछे की तरफ मुंह करके मैं बाइक पे बैठ गया। यानी इस अंदाज में मैं बाइक पे बैठा था, आधा जिस्म मेरा बाइक पे था, एक टांग मैंने नीचे ज़मीन पे रखी हुई थी, और इस अंदाज में देखना शुरू हो गया कि भाई जब मौत आनी है, मरना है, जो भी है, जो होगा देखा जाएगा। अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो बहादुर बन चुका था या वो लड़ने जा रहा था। वो इतना खौफजदा हो गया था कि हिम्मत हार के इस अंदाज में बैठ गया था, ले भी मैं बैठ गया हूं, मारो जो कुछ करना है करो। ये इस तरह होता है कि जब इंसान हार मानता है तो अपना आप सुपुर्द कर देता है हालात के। पानी में आप डूब रहे हो ना, तो आप हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे होते हैं इस वजह से कि मैं बच जाऊं, लेकिन आप जब देखते हैं मैं नहीं बच पाता तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं। इसके बावजूद कि आपको पता होता है आप मर जाएंगे, आप अपने आप को लहरों के सुपुर्द कर देते हैं। सो उसने भी बाइक के ऊपर बैठ के अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था। यह ऐसा नहीं था कि वो बहादुर था। वो कहता है मैं जैसे ही उस जगह पे बैठा हूं, पीछे मुड़ के मैं देख रहा था और उल्टा बैठा हुआ था बाइक पे, तो उसी लम्हे मेरे कान ने चारों तरफ से कहके सुनने शुरू कर दिए। पहला कहका जो मैंने सुना वो मेरी राइट साइड पे था। जैसे ही कहका आया मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, एक कहका जरूर था। कौन सा कहका? वही कहका जो मैंने सुना था। अभी ये कहका मुकम्मल नहीं हुआ था कि बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे भी वही कहका सुनाई दिया, और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो यहां से भी कहका था, और उसके बाद फौरी तौर पे सामने से भी कहका आना शुरू हो गया, मेरे पीछे से भी कहका आना शुरू हो गया। अब ऐसे था जैसे गोल दायरों में नौजवान लड़कियां मौजूद हों, और जो वो कहके, वो हंसी की आवाज़ जो कुछ घंटे पहले उस घर, शादी वाले घर से आ रही थी, खुशी का समा था, अब वही कहके उसी तरह के बिल्कुल मिलते जुलते उससे खुशी वाले कहके उसके चारों तरफ से गूंज रहे थे। कोई लड़की उसको डराने की कोशिश कर रही हो सकता है जैसे मैंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि रात को कोई 10-15 लड़कियां इकट्ठी जमा हो गई थी किसी को डराने के लिए धुंध के अंदर, कि सब ने पायल ही पाँव में पहन रखी थी और वो इर्द गिर्द सारी जमा हो चुकी थी। अब वो कह रहा था आवाज़ सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट से नहीं थी, चारों तरफ से आ रही थी। इस साइड से भी आ रही थी, 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 पीछे से भी आ रही थी, और वो मुसलसल कह के लगा रही थी। वो कहता है मेरे कानों ने जब मुसलसल कहकों को सुना और चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। सर्दी का मौसम, शदीद फोग, बंदा ना बंदे की ज़ात। रात के 3:45-4 बजे एक बंदा मोटर बाइक को स्टैंड पे लगा के इस तरह बैठा है कि जो भी है आओ भाई करना हो कर लो, मैं तो बेबस हूँ, मैं तो खौफज़दा हो चुका हूँ, मैं लाचार हूँ, जो करना है कर लो। और इर्द गिर्द लड़कियाँ खड़ी कह के लगा रही। वो जो सर्दी से कुछ देर पहले ठठर रहा था, जिसको शदीद सर्दी लगी हुई थी और सोच रहा था घर कैसे पहुंचेगा, अब वो पसीने से शराबूर हो चुका था, पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। खौफ के मारे पसीना ही पसीना था, दिमाग खौफ में आ गया था ना, तो इर्द गिर्द फैली हुई धुंध, इर्द गिर्द फैली हुई खुश्क सर्दी, इर्द गिर्द फैली हुई खुश्क सर्दी उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो रही थी, क्योंकि दिमाग खौफ में था। तो पूरे जिस्म से पसीने निकल रहे थे खौफ के मारे। और उसी लम्हे उसकी आंखों ने आखिरी वो मंजर भी देख लिया जो उसको शायद नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा धुंध ही धुंध है चारों तरफ, जहां पे कह के सुनाई दे रहे हैं चारों तरफ से, वहीं पे उस काला धुआं ही होता है। धुंध जो फोग होती है एक धुएं की तरह सी होती है। वहीं पे उसने देखा अंधेरे के अंदर
क्योंकि इससे पहले भी उसको नज़र कुछ भी नहीं आया था सिवाय आवाज़ के। अब भी वो इस तरह मुंह करके बैठा है, नज़र उसको कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे और उस फोग के, उस धुंध के, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा। पीछे भी मुड़ के देखता था, अगर कोई था तो शायद इतनी धुंध थी या लाइट तो थी नहीं, वो देख सकता। अभी भी वो मुंह इस तरह करके बैठ गया था कि नज़र तो मुझे कुछ आ नहीं रहा, मैं अपने आप को हालात के सुपुर्द करता हूं। तो उसी लम्हे वो जो इर्द गिर्द मौजूद थी, उस घुप अंधेरे, उस घुप फोग, उस घुप धुंध के अंदर उसने देखा आंखें, सफ़ेद सी आंखें हैं, जैसे ही हमारी बिल्कुल सफ़ेद है, काला हिस्सा निकाल दिया जाए तो आंखें उसने चमकती हुई देखी। दो दो आंखें थीं जो बिल्कुल साथ साथ थीं और उसने उन सबको चमकते हुए देखा। ये वो आखिरी मंजर था जो उसने देखा कि आंखें ही आंखें हैं चारों तरफ और जो झपक रही हैं। अब तो 100% यकीन हो गया था कि इंसान की शरारत नहीं है। वैसे भी रात को कैसे कोई लड़की इस तरह शरारत कर सकती है। अब जब इस तरह आंखें थी, अगर कोई बशर होता, इंसान होता, तो उसकी आंखें इस तरह नज़र नहीं आ सकती थी, पूरा फेस ही नज़र आता। आंखें इंसानों की और है, वो गोल गोल सी आंखें थी जो चारों तरफ थी। वो कहता है जैसे ही मैंने इन आंखों को देखा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक चीज़ मेरे मुंह से, मेरी जुबान से जारी हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो कह रहा है कल मैं पढ़ ही इसलिए रहा था कि मेरी मौत का टाइम आ गया है। मुझे 100% यकीन हो गया था कि अब मैं मरने वाला हूं। जितनी आंखों को मैंने देख लिया था, अब बची कुछ ही कसर भी खत्म हो गई थी। मेरे अंदर जितनी भी थोड़ी सी बहादुरी रह गई थी, हिम्मत रह गई थी, वो अब खत्म हो गई थी। जवाब दे गया था मेरा जिस्म, तैयार कर लिया मैंने अपने आप को मरने के लिए। आंखें बंद कर ली और पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा था मेरे विर्द किए जा रहा था, क्योंकि मुझे था कि मरने वाला तो वैसे ही हूँ, कम से कम कलमे मेरे नसीब हो, मरने से पहले कलमा पढ़ लूँ। तो मुसलसल वो कलमे का विर्द कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बाइक पे आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वो कहता है काफ़ी देर में ऐसे बैठ के पढ़ता रहा। कितनी देर में बैठ के पढ़ता रहा मुझे नहीं पता। पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे दिल ने कहा उठो और वापस चल पड़ो। ये जैसे ही मेरे दिल से आवाज़ आई उठो और वापस चल पड़ो, तो कहता है मैंने कलमा पढ़ते पढ़ते एकदम से उठाऊं। मैंने अपनी निगाह नीचे रखी है कि बाइक को देख सकूं कहाँ है। मैंने अपनी निगाह नीचे रखी है और उसके बाद बाइक को पकड़ा है। स्टार्ट होना ही नहीं था। उसी तरह जिस तरह मैं पहले लेके आ रहा था उसको वापस मोड़ा है और उसी तरफ चल पड़ा, क्योंकि अभी उस वाबडा टाउन से मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था। घर मेरा काफ़ी दूर था। मैंने इसी तरह बाइक को लिए हुए तेज़ तेज़ चलता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे का विर्द करते 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 करते, मुझे नहीं पता उस वक्त वो कहका आ रहा था, वो कहका नहीं आ रहा था, वो पायल की आवाज़ थी, वो पायल की आवाज़ नहीं थी। कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। हो सकता है उस वक्त भी हंस रही हो सकता है उस वक्त भी मेरे पीछे पायल की आवाज़ आ रही हो, लेकिन मैं इतना खौफजदा था, इतना मेरा दिमाग मऊफ हो चुका था, मुझे कोई होश नहीं। मैं मुसलसल कलमा पढ़ते आ रहा था। मुझे वापस भी मैं कैसे मुड़ा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, बाइक को मोड़ लेना चाहिए, कोई भी बात खुद से मेरे अंदर कैसे आ रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे सामने वो गेट आ गया जो वाबडा टाउन का गेट था। मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गया था मुझे कोई होश नहीं। जैसे उस कलमे की वजह से कोई ताकत मुझे वहाँ तक लेके आ गई थी। मैंने बार बार खटखटाया, हारन दिया, जो भी मैं कर पा रहा था करा। मुझे अच्छी तरीके याद नहीं कि मैंने देखा चौकीदार आ गया है। उसने जब मुझे देखा तो वो समझ गया कि मैं वापस आ गया हुआ हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और उसी तरह तेज़ी से जितना मैं आया था मैं आगे चला गया। तो वो भी मुझे देख के परेशान हो गया कि इसको क्या हुआ, ये तो घबराया हुआ है या परेशान है और ये विर्द क्यों कर रहा है ला इलाहा का। कुछ ना कुछ उसको समझ तो लग गई कि इसके साथ गड़बड़ है। कह रहा है मैं बाइक लिए अंदर आया। जैसे ही मैं उसने गेट बंद किया और चलता हुआ आगे गया। आगे भी वीराना था, घर सारे बंद थे। तो पीछे एक आवाज़ सुनी मैंने। गले के अंदर एक स्टील का लॉकेट पहना हुआ था जिस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। मैंने भी अक्सर लोगों को पढ़ के दिया, ये लॉकेट देता होता हूँ मैं अक्सर लोगों को, उस पर दम करके दायरा खड़ा करके देता होता हूँ आयतुल कुर्सी पे। तावीज़ नहीं, आयतुल कुर्सी। और वो एक स्टील की मिलती है फ्रेम, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी होती है। पढ़ नहीं सकते जो लोग आयतुल कुर्सी, तो वो गले में डाल लें। तो उसने आयतुल कुर्सी डाली हुई थी। तो कह रहा है मैं जब उस तरफ जा रहा था, दोस्त का घर सामने आने वाला था, मैं पहुंचने ही वाला था, तो पीछे से एक आवाज़ आई जो उस लम्हे मैंने आंखें भी खोल दी, उस आवाज़ को क्लियर सुना। वो मुझे आवाज़ कह रही थी आज तो तुम बच के, जिंदा बच के जा रहे हो। तुम्हारे गले में वो जो आयतुल, तुम्हारे गले में जो लॉकेट है उसकी वजह से तुम जिंदा बच गए हो। आइंदा रात के टाइम यहां से कभी मत गुजरना।
ये वो आखिरी लफ्ज़ थे जो मेरे कानों ने सुने, उसके बाद भी मैंने मुड़ के नहीं देखा। ये वो आखिरी लफ्ज़ थे जो मेरे कानों ने सुने थे, इस लॉकेट की वजह से तुम जिंदा बच के हो, वरना तुम आज मारे जाते। दोबारा इस रास्ते से ना आना। वो कहता है मैं अंदर पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद वो फंक्शन मैंने नहीं किया, किसी और लड़के को मैंने भेजा था, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन शदीद बुखार में रहा। क्योंकि मैं दोस्त के घर पहुंच गया था और दोस्त भी हैरान हुआ गया था क्या हुआ। दोस्त ने मेरी हालत देख ली थी, फ़ौरन समझ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई, और उसको मैं क्लियर बता भी नहीं सका, और उसने मुझे पानी पिलाया, लिटाया, मुझे आओ भगत की, समझ गया इसके साथ कोई वाकया हुआ है। और फिर मुझे बुखार हो गया। सुबह वो मुझे मेरे घर छोड़ के आया, मैंने अरेंज कर दिया, कैमरा मैन भी सारा उनके साथ, उन्होंने सारा कर लिया, मैं फंक्शन भी नहीं कर सका, लेकिन मुझे 3-4 दिन शदीद बुखार रहा। जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर मैंने दोस्त को बता तो दिया था इशारों में सारा कि मेरे साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ है। फिर मैंने तफसील के साथ उनको ये वाकया सुनाया कि मेरे साथ ये हुआ है। और उन्होंने गार्ड से फिर जाके ये बात पूछी कि जिस रात दोस्त मेरा वापस आया था अंदर, उसके बाद कोई पीछे आया था? उन्होंने कहा नहीं, वो अकेला आया था, डरा हुआ था या क्या था, वो कलमा पढ़ रहा था ऊंचा ऊंचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो पागलों की तरह खटखटा रहा था, पागलों की तरह आवाज़ें दे रहा था, और मैंने कहा भाई आ रहा हूँ, क्या हो गया? और मैंने जाके गेट खोला तो वो कलमा ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा था। जल्दी से बाइक लेके आया, उस बाइक ऐसे चला के लेके आया, और जैसे ही वो अंदर आया मैंने गेट बंद कर लिया। तो दोस्त ने पूछा कि और कोई उसके पीछे आया था? उसने कहा नहीं, और तो कोई भी नहीं है, वो अकेला था। और हैरत की बात यह है, कह रहा है सुबह मुझे तो वो पहुंचा आए थे गाड़ी पे, वही बाइक जो वहीं खड़ा कर दिया गया था, बाद में जब उसको स्टार्ट किया गया तो वो फट से स्टार्ट हो गया, उसके अंदर कोई भी मसला नहीं था। कह रहे मतलब साहब जो अभी आपको मैं कहानी लिख के भेज रहा हूँ, वॉइस मैसेज नहीं कर पा रहा, डरा हुआ हूँ, यकीन मानिए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया है कि मैं उस रात जिंदा वापस आ गया था। मैंने देखा नहीं था, सिर्फ गोल गोल सी आंखें थी सफ़ेद सफ़ेद जो चमक रही थी, मैंने वो एक झलक देखी थी, और सिर्फ पायल की आवाज़, उनके कहके सुने थे। उन्होंने मुझे कहा था जिंदा बच के जा रहे हो। आज 25 साल होने वाले इस वाक़े को, लेकिन आज भी मैं याद करता हूँ तो कपकपा जाता हूँ। ये एक सच्चा वाक़या जो उन्होंने मुझसे भेजा और मैंने आज आपको सुनाया। बहुत सारे वाक़यात जिन दिनों की वो बात करें, ऐसे वाक़यात हैं, लोगों के साथ हुए हैं बहुत सारी और आज भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ इस तरह की स्टोरीज भेजी हुई हैं जो आगे मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, उनके साथ हुए हैं। मेरे साथ भी एक इस तरह का वाक़या, मेरे साथ खैर बहुत सारे वाक़यात होते हैं। अभी भी जिस तरह मैंने कहा ना, मैं उठ के दिल किएगा काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, तो एकदम से उठूँगा, घर के पीछे पार्क है, अकेला चला जाऊँगा कुछ नज़ारे लेने के लिए, और बहुत सारे नज़ारे देखता हूँ। कहेंगे तो इंशाल्लाह अगली स्टोरी में आपको 1-2 वाक़यात हैं बड़े खूबसूरत से। असल में जो आज भी कहानी सुनाई, ये कहानी तो बहुत शॉर्ट सी थी, अपना भी वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। क्यों? इसकी वजह ये है, कहानी का मतलब ये होता है कि आपको लगे कि आप उस जगह के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आज भी कोशिश की, ढोलक बज रही थी, लड़कियां गुनगुना रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, कितना कामयाब होता हूं कि आप लोग कमेंट्स की सूरत में लिखते हैं। बहुत से लोग इसको ये भी कहते हैं नहीं इतनी सी कहानी थी, लंबा कर दिया, तो भाई जाके आप नेट पर पढ़ लिया करें, पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे, कहानी ख़त्म। ये कहानी जो होती है, इसका मकसद ये होता है कि कहानी उनका सच्चा वाक़या तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो मैं उसको ऐसे लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि आपको लगे एक समा बांधा गया है। अगर मेहंदी की रस्म हो रही है, शादी वाला घर है, तो लगे कि हाँ इस वक्त मेहंदी हो रही है, आप भी उस मेहंदी में शामिल हैं। और अगर धुंध में आप जा रहे हैं, ठंड है, तो महसूस हो, यकीन मानिए मुझे ठंड का एहसास हुआ, अब नहीं हो रहा। उस वक्त मुझे सुनाते हुए ऐसे लगा ठंड हुई है, यकीन मानिए। तो हो सकता है आप में से भी किसी को ऐसे ठंड का एहसास हुआ हो, तो लिखिएगा बल्कि कमेंट्स में आपको ठंड का एहसास हुआ है। तो ये कहानी होती है, आपको लगे कि आपको भी ठंड लगी और शादी वाले घर में लगे आप भी शादी वाले घर में हैं, इसको कहानी कहते हैं। तो कुछ लम्हे आप उस मंजर में खो जाएं, आप भी उस सारे मंजरनामे का हिस्सा हों, उस कहानी का हिस्सा बन जाए, ये कहानी है। अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है जी नहीं लंबी हो गई, बोर हो गई, तो फिर आप पढ़ लिया करें, सुनते क्यों हैं? पढ़ना ज़्यादा आसान है, जितनी जल्दी हो सके ले पढ़ लिया। कहानी की यही खूबसूरती है। बाकी आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर वही करूँगा जो आपको अच्छा लगे। ये स्टाइल अच्छा लगता है तो इसी तरह रहूँगा, नहीं तो जिस तरह उनकी सादी कहानी थी उसको मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा कि दोस्त की शादी थी। बल्कि जिस तरह भी सुनाता हूँ, मेरे दोस्त की शादी थी, मैं रात को वापस आ रहा था 3:30 बजे, बस यहाँ से कहानी शुरू होती है। 3:30 शादी का मंजर उन्होंने लिखा, लेकिन मैंने उसको डिटेल से अपनी तरफ से बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत। बाकी हुआ तो सब कुछ सच है, गए और आवाज़ आई। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखना है कि कहानी आपको कैसी लगी। आप भी इसी मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे +923136655500 इस पर आपने अपनी कहानी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं।
और वॉइस मैसेज में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 15 से 30 सेकंड का एक वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, जो मैं प्रोग्राम में चला भी दूंगा। शर्त यह है वो कहानी वही सिर्फ प्रोग्राम में शामिल होगी जिसके एंड पे लिखा होगा आखिरी लफ्ज STORY, स्टोरी, STORY उर्दू में लिख दें, सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी लाजमी आपने लफ्ज़ लिखना है, चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि आप स्टोरी नहीं लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, तो मैं उसको सेव नहीं कर सकूंगा आपकी स्टोरी को। अगर आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लिखा होगा तो मुझे पता लग जाएगा, फौरी तौर पे उसको नंबर देके मैं सेव कर लूँगा और इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में लाजमी शामिल हो जाएगी। अगर पहले भी किसी ने मुझे कहानी भेजी हुई है, स्टोरी लिखना भूल गए थे, तो अभी भी जाकर स्टोरी लिखिए ताकि उसको मैं महफूज कर लूँ और उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकूं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।